नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं AK सिंह साहब, वाइस चांसलर रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी के। हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के, और प्रथमेश माल्या हैं, एंजल वन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात मानसून की, और क्योंकि मानसून को लेकर खबर आज जो आई है, IMD ने अपना दूसरा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि जून में सामान्य से कम यानी 92% बारिश होगी, और पूरे सीजन में सामान्य बारिश होगी 96 से लेकर 104% तक। ये अनुमान IMD ने लगाया है। और ये कहा है कि अल्नीनो की संभावना ज़्यादा है, और 2024 के विंटर तक अल्नीनो कंटिन्यू रहेगा। मानसून आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। और ये भी कहा है जो कि उत्तर पश्चिम के जो राज्य हैं वहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी, और मध्य दक्षिण उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। तो सिंह साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जून में 92% या उससे भी कम बारिश की संभावना जताई गई है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है सर? जून में धान की नर्सरी गिराते हैं लोग। ट्रांसप्लांटिंग कुछ जगहों पे शुरू होता है, खास करके हरियाणा पंजाब में। ज्यादातर जगहों में नर्सरी उगाने का काम होता है, तो कुछ क्षेत्रफल में होता है, बड़े क्षेत्रफल में नहीं होता है। तो यदि जिसके पास एश्योर्ड इरिगेशन है, जिन किसानों के पास हो, तो नर्सरी ग्रो कर लेंगे और बारिश का वेट करेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। लेकिन जो दूसरी फसल है वो उसके ऊपर बहुत सारा असर नहीं पड़ेगा। यदि थोड़ी बारिश कम भी होती है तो जो दूसरी फसलें हैं, दलहन की, तिलहन की या मक्के की, उनके बुआई में थोड़ी बहुत देरी भी होती है, तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जून की जो फोरकास्ट है इस पर मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन जब जुलाई की और अगस्त में और सितंबर में जो अनुमान है वो सामान्य है, और ऐसे में यदि सामान्य होता है तो जो सामान्य रूप से खेती होनी चाहिए वो खेती करना संभव होगा। किसान थोड़े सजग होंगे। जब 92% फोरकास्ट है तो नर्सरी देर से गिराएंगे, जिससे कि नर्सरी पुरानी ना पड़े और समय से उसकी रोपाई हो जुलाई के फर्स्ट। मतलब किसानों के लिए आपकी सलाह ये है कि जो जून का फोरकास्ट है कि कम बारिश होगी, तो आप कह रहे हैं कि जून के महीने में नर्सरी थोड़ा लेट शुरू करें, राइट सर? जी हाँ। 15 जून के बाद कब करें? नर्सरी थोड़ी देर से मतलब गिरा। असल में क्या है कि जो नॉर्थ के इलाके में है 15 जून के से रोपाई शुरुआत कर देते हैं लोग। राज्य सरकारों ने में भी अनुमति दे रखी है। लेकिन हो सकता है यदि बारिश बहुत कम हुई तो थोड़ा सा डिले करके जो 15 जून से रोपाई करते हैं वो थोड़ा देर से रोपाई करें। अच्छा। 1 वीक बाद में और कर सकते हैं। और उसके अनुसार नर्सरी भी फिर थोड़ी देर से गिरानी पड़ेगी। ओके, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा सिंह साहब कि IMD ने कहा है कि उत्तर पश्चिम के राज्यों में सामान्य से कम बारिश होगी। जो नॉर्थ वेस्ट के राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर सामान्य के मुकाबले कम बारिश की आशंका जताई है, और 92% बारिश की बात कही है। ये कितना बड़ा कंसर्न आपको दिख रहा है खेती के लिहाज से? देखिए, राजस्थान में तो धान की खेती होती नहीं है। राजस्थान में मुख्यतः लोग मूंग की, उड़द की और दूसरी फसलों की खेती करते हैं। उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां तक पंजाब की बात है, 100% सिंचित है और पूरा ट्यूबवेल सभी खेतों में लगे हुए हैं। तो वहां पर यदि थोड़ी बारिश कम होगी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने देखा भी है पहले भी कि जब बारिश कम होती है तो भी हरियाणा में और पंजाब में ज्यादा उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। और ये नहीं, ये तो ठीक है, ये धान की खेती नहीं होती, लेकिन जो बाकी फसलों की खेती होती है इन राज्यों में,
राजस्थान में जैसे आपने कहा दलहन की खेती होती है, ग्वार की खेती होती है, तो जिन फसलों की खेती होती है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं, यदि देखिए इन फसलों की जो बात है उसमें पानी ज्यादा नहीं चाहिए होगा। हम्म। मिलेट है, ग्वार है, आपका मूंग है, उड़द है, तो उतना पानी इनको नहीं चाहिए। हम्म। और पानी कम भी होता है तो इन पे असर नहीं पड़ेगा ज्यादा। अच्छा। यदि एकदम से सूखा पड़ जाता है तो बात अलग है। हम्म। यदि बारिश होती है, यदि 70% भी बारिश होती है, 80% बारिश होती है इन क्षेत्रों में, हम्म। जो दूसरी फसलें हैं उनमें ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है। धान पे असर पड़ता है, जो कि धान उन क्षेत्रों में होना नहीं है। राइट सर। पंजाब में होना है, और पंजाब में पूरी तरह से एश्योर्ड इरिगेशन की फैसिलिटी फार्मर्स के पास है। हम्म। अच्छा, ठीक है, तो ये तो आपने कह दिया। अब जो ये कहा है आईएमडी ने कि जून में तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है, इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है? ये कोई ज्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि धान ही एक फसल है जिसके ऊपर असर असर पड़ना है। और धान की, जैसे मैंने कहा कि किसान जब समझ जाएंगे तो नर्सरी एक वीक देर से लगाएंगे, हम्म। और उस जो टेम्परेचर राइज है उसको कंपनसेट किसान कर सकते हैं, हम्म। मिटिगेट कर सकते हम्म। हैं थोड़ा सा डिले करके ट्रांसप्लांटिंग में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आईएमडी ने सर ये भी कहा है कि जो अल्नीनो है वो 2024 के विंटर तक रहेगा, मतलब 2024 के विंटर से मतलब उनका फरवरी 2024 या मार्च बोल लें, तब तक के लिए उन्होंने कहा है, जो हमने अलग से भी बात किया आईएमडी के साइंटिस्ट से। तो इसका कुछ इम्पैक्ट आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं? नहीं, देखिए बारिश तो प्राथमिक चीज है खेती के लिए। हम्म। और यदि लॉन्ग टर्म में बारिश कम होगी तो रबी के फसलों पर भी असर पड़ता है, हम्म। और रबी की बुआई भी प्रभावित होती है, क्योंकि उतना मॉइस्चर तो चाहिए रबी की फसल को भी बुआई करने के लिए, जमीन हम्म। में जो नमी चाहिए। हम्म। और उसके पास से भी यदि नीचे पानी होगा, बारिश होगी तो अंदर पानी भी होंगे, तालाब में भी पानी होगा, ट्यूबवेल भी रिचार्ज होंगे। तो हम्म। सभी चीजें प्रभावित होती हैं, और वो एक, आप कह सकते हैं, चेन है हम्म। जो कि मेंटेन होता है। अच्छा। तो जो आईएमडी बार बार कहता है अल्नीनो का असर तो होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 96% लॉन्ग एवरेज हम्म। पे बारिश होगी, तो वो लगभग सामान्य बारिश है। हम्म। तो उतना ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं होगी। अच्छा, तो आप कहें कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मानसून का फोरकास्ट आ रहा है। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगर कोई किसान ये जानना चाहे कि मानसून की संभावनाओं को देखते हुए किस तरह से ओवरऑल एग्रीकल्चर की प्लानिंग की जाए, खेती की प्लानिंग की जाए, तो आप क्या सुझाव देंगे? नहीं, मेरा तो ये कहना होगा कि दलहन और तिलहन और मिलेट्स, हम्म। इन फसलों के ऊपर ज्यादा किसानों को फोकस करना चाहिए। हम्म। इनके लिए बाजार भी है, मूल्य भी अच्छा है। और दूसरा ये कि कंटीजेंसी प्लान भी किसान को रखना चाहिए, कि यदि धान की फसल लगाते हैं और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि एकदम से बारिश नहीं हुई थोड़े दिनों के लिए और फसल सूखने लगी, हम्म। तो ऐसे में क्या कंटीजेंसी क्रॉप हो सकती है। कई बार तोरिया जो लोग जल्दी लगा लेते हैं, कई बार मूंग लगा लेते हैं जल्दी, हाँ। कई बार मक्के का कंटीजेंसी प्लान हो सकता है। ओके। तो ये सब्स्टिट्यूट क्रॉप के बारे में भी किसान को सोच करके रखना चाहिए, राइट सर। और थोड़ा बीज का प्रबंधन करके रखना चाहिए। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि दलहन को लेकर एक कंसर्न है, चाहे अभी तुअर उड़द की कीमतें आप देख रहे हैं और उसकी सप्लाई कम है, तो उसको लेकर सरकार को बार बार एक्शन लेना पड़ता है कि दाम ना बढ़े। तो दलहन की खेती के लिहाज से मानसून का ये फोरकास्ट आपको कैसा दिखता है, और क्या आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि इस खरीफ सीजन में जो दलहन की खेती होती है उसमें कुछ इजाफा हम देखेंगे? निश्चित रूप से यदि बारिश कम होती है तो किसान इन फसलों की तरफ अग्रसर होते हैं जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। और बहुधा ये देखा गया है, जब पानी कम होता है तो इन फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है। नुकसान जो बारिश से अचानक हो जाता है, उड़द की फसल अक्सर खराब हो जाती है बरसात के सीजन में। हम्म। यदि बारिश होगी तो उड़द की फसल अच्छी होगी। राजस्थान में मूंग भी लोग ग्रो करते हैं, उधर भी वो पैदावार अच्छी कर सकते हैं। हम्म। और जो मक्के की फसल है या तिल की फसल है, वो भी फसल अच्छी होगी, क्योंकि इनको उतने पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सामान्य से यदि कम बारिश भी होती है तो भी इन फसलों को आसानी से उगा सकते हैं। हम्म। अच्छा। केवल धान की एक फसल है जो कि
ज्यादा पानी उसको चाहिए और उसके लिए भी किसान को सतर्क रहने की जरूरत है और उसके अनुसार एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ सिंह साहब, कि सरकार ने अपना एक थर्ड एडवांस एस्टीमेट भी जारी किया है अनाज के उत्पादन को लेकर, और उसमें ये कहा है कि इस बार रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन होगा। 33 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज उत्पादन की बात कही है, और गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन है, चावल का रिकॉर्ड उत्पादन है, दलहन का उत्पादन थोड़ा सा उसको लेकर कंसर्न, हालांकि बहुत ज़्यादा कमी नहीं है दलहन के उत्पादन में, इनफैक्ट थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये जो 33 करोड़ टन से ज़्यादा का आंकड़ा आया है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में अनाज के मोर्चे पर, दलहन तिलहन मोटे अनाज की सप्लाई के मोर्चे पर हमें अभी कोई टेंशन नहीं करना है? नहीं, वो टेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं है। बफर स्टॉक्स भारत के पास लगभग 3 गुना है जितना चाहिए, तो स्टॉक्स हैं। और इस बार भी जो आंकड़े आए हैं थर्ड एस्टिमेट, लगभग 15 मिलियन टन ज्यादा उत्पादन होगा, जो बहुत भारी उत्पादन है। 6 मिलियन टन धान का अधिक उत्पादन होगा और 5 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा, और सभी रिकॉर्ड उत्पादन है। तिलहन का उत्पादन भी आप देखेंगे अच्छा होगा, और मोटे अनाज में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है। एडिशनल गेन सभी फसलों में है। राइट सर, राइट। सरकार जैसा चाहती है कि दूसरे फसलों का पैदावार बढ़े, हाँ, केवल धान गेहूं का ही ना बढ़े, बल्कि दलहन तिलहन और मोटे अनाज का बढ़े। ओके, ये सब आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। राइट जी। सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डिटेल में जो मौसम का पूर्वानुमान आया है और जो अनाज उत्पादन को लेकर नया आंकड़ा आया है उस पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में 150 रुपए की मजबूती है, 59,620 के ऊपर गोल्ड में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। माल्या जी, आज की जो तेजी है या मामूली तेजी आप कह लें, इस पर गोल्ड में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? आई थिंक अच्छा करेक्शन हुआ है ऊपर के भाव से, ऑलमोस्ट 62 से अभी 60,000 के नीचे है। तो मेरे ख्याल से अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिन्होंने रैली मिस करी है। 59,550 के आसपास इसको खरीदना चाहिए, 59,350 का स्टॉप रखना चाहिए, और टारगेट ऊपर में 60,000 के टारगेट वापस आपको दिखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी आपको क्या करना है। चांदी में मनोज जी, चांदी पर आपका व्यू, सिल्वर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? नमस्कार मृत्युंजय जी, हमने एक निचले स्तरों से अच्छी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी है। अभी लगभग 1000 की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए, 70,800 के आसपास के स्तर मिले तो वहाँ फ्रेश एंट्री करना चाहिए, क्योंकि कल जो यूएस जीडीपी के नंबर्स उम्मीद से बेहतर आए थे उसके चलते शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो 70,800 के स्तर पर बाय करें, 70,200 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 71,500 के लक्ष्य रख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में भी आपको करना क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड में इस वक्त 54 रुपये की तेज़ी है, 6001 का लेवल है कच्चे तेल का, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, 6000 के बॉर्डर पे। क्रूड पर अभी माल्या जी क्या व्यू है आपका? क्योंकि एक तो ओपेक का जो सिग्नल मिला था सऊदी अरब की तरफ से कि उत्पादन कट कर सकते हैं, जो चेतावनी शॉर्ट सेलर्स को दी गई थी, लेकिन रूस ने इसको खारिज कर दिया। रूस उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है नहीं, घटाने के पक्ष में है नहीं। तो ऐसे में क्या किया जाए क्रूड में अभी? आई थिंक नंबर ऑफ फैक्टर्स जो क्रूड को सराउंड कर रहे हैं वो काफी वोलेटाइल है, तो बेटर है कि ऑप्शंस पे ट्रेड करें। बट यहाँ पे फिलहाल आज के सेशन में कोई ऑप्शंस का ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है। बेटर है कि इस काउंटर को छोड़ दें, बट जिसका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है और क्रूड में ट्रेड करने की मंशा रखते हैं, यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। जून वायदा 6040 के पास में सेल करने की सलाह रहेगी। 6120 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 5880 क्लियर है। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पवन का, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे मनोज जी से ये पूछना है, ग्वार सीड पे और कॉटन सीड ऑयल को पे। ग्वार सीड पे और कॉटन सीड ऑयल केक पे? हाँ जी, एक 1.5 महीने का व्यू जानना है। ओके, क्या करें ग्वार सीड पे और कॉटन सीड ऑयल केक पर अभी मनोज जी? पहले कॉटन सीड ऑयल केक की बात करते हैं मृत्युंजय जी। हमने यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन होते हुए देखे हैं और अब ये 2450 के आसपास कमोडिटी सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। हमारा मानना है कि यहाँ पे 2450 2460 के दायरे में बाय करके चल सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि व्यू जो है वो 1 से 1.5 महीने के लिए चाहिए, तो एक 2380 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर में फिर एक बार 2580 से 2600 तक के स्तर जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा डिप्स में बाय की सलाह रहेगी।
ग्वार सीड एक दायरे का ट्रेड बना हुआ है। हमारा मानना है कि जब तक 5350 के स्तर होल्ड है तो यहाँ पे एक जो रिवर्सल वो देखने को मिल सकता है 5550 से 5580 तक। जो अभी दायरा समझ में आ रहा है वो 5350 नीचे की साइड में और 5580 ऊपर के साइड में। तो एक दायरे में जो है ग्वार सीड बना रह सकता है। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का। पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, चने पे राय चाहिए थी। पिछले 3 साल से जब मध्य के घेरे में, इस बार लग रहा है क्या तेजी आई क्या सर? 6000 हो चने पाएगा में? सर? अच्छा, चने में, ओके। क्या भी है आपका मनोज जी, चने पर कुछ तेजी आएगी चने में? एक दायरे में ही बना रह सकता है। जिस तरह से यहाँ पे जो अल नीनो की भी खबरें आ रही है और गवर्नमेंट का काफी प्रयास है महंगाई को कंट्रोल करने का, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार जो रेगुलेटरी इंटरवेंशन देखने को मिलते हैं, तो कोई बड़ी तेजी की संभावना यहाँ प्रतीत नहीं होती है। एमएसपी के आसपास जो है भाव यहाँ पे ट्रेड करते रहे। ठीक है, ओके, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर पारस हैं पंजाब से। पूछिए पारस। मेरा सर क्रूड पे सवाल है सर। करंट प्राइस बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या क्या? सर क्रूड करंट प्राइस बाय करना है ना करें? क्रूड करंट भाव पर बाय करें या ना करें? 6000 के आसपास का प्राइस है। बताइए माल्या जी, ताजा भाव पर कच्चा तेल खरीदें या ना खरीदें? कुछ नहीं करें फिलहाल, ये सलाह रहेगी। बट फिर भी अगर इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और वोलेटिलिटी को ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से 6040 पे सेल करना चाहिए। 6120 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में 5880 की टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर वीरेंद्र हैं हाथरस से। पूछिए वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर एनजी में क्या करना चाहिए, सेल या बाई? एनजी में बाय या सेल? बताइए माल्या जी, नेचुरल गैस में बाय या सेल? काफी टाइम के बाद इस काउंटर में अच्छा उछाल है। मेरे ख्याल से 200 के ऊपर ये वापस जाते हुए दिख रहा है। 197 पे इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 190 का रखना चाहिए। टारगेट 215 के लिए रहेंगे। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई एनजी के ऊपर कि यहाँ पर आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल मनोज जी मेरा आपसे ग्वार के ऊपर होगा। ग्वार में कल भी मतलब गिरावट थी, आज भी ठीक ठाक, और उसके बाद एक रिकवरी आई। मानसून का फोरकास्ट आ चुका है। वैसे तो नॉर्मल मानसून का फोरकास्ट है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के लिए आईएमडी ने कहा है कि कम बारिश रहेगी, जो कि ग्वार का इलाका है। तो ऐसे में ग्वार पर आपका क्या व्यू है? वही मतलब जी, जैसा कि मैं बता रहा था, कल भी हमने गिरावट देखी थी, लेकिन जो 5360 का स्तर ग्वार सीड के लिए काफी क्रूशियल है। कल भी हमने वो स्तर तक कीमतों को फिसलते हुए देखा था। इनफैक्ट आज तो उसके भी नीचे कीमतें गई थी, लेकिन हमने क्लोजिंग जो है 5400 के ऊपर ही आते हुए देखी है। तो मेरा मानना है कि 5360 यहाँ पे जो ऐसा स्तर है वो होल्ड होता रहेगा। ऊपर में 5580 तक के स्तर अभी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बड़ी बढ़त की भी अभी गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि अभी मानसून के जो प्रिडिक्शन है वो काफी कुछ जो हालात है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक क्लियर होते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि तब तक कीमतें दायरे में बनी रह सकती है, लेकिन अब यहाँ से गिरावट की संभावना कम लगती है। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्रकाश शाह हैं हमारे साथ वापी से। पूछिए प्रकाश जी। सर मैंने एक कॉपर का लॉट लिया है 750 में। 750 पे 2 लॉट लिया है कॉपर। ओके, अच्छा, 712 पे आ गया भाव, बहुत नीचे आ गया है। तो क्या करें माल्या जी, अब कोई उपाय नुकसान से बचने का? इनका जो एक्विजिशन पॉइंट है और करंट मार्केट प्राइस है, इसमें काफी डिफरेंस है। आइडियली इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। बट काफी अच्छी गिरावट के बाद मेरे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, और इस शॉर्ट कवरिंग रैली में आपको कॉपर जो है वापस 740 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। हाल फिलहाल में इमीडिएट टारगेट इस पर्टिकुलर काउंटर में 718 से लेकर 720 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है तो वेट करें, अदरवाइज आपको एग्जिट करना बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ। ओके, ठीक है, ये नज़र रखिए आप कॉपर में। ओके, चलिए। नेक्स्ट कॉलर सुशील हैं गंगानगर से। पूछिए सुशील जी। जी सर, मैंने चांदी के 2 लॉट ले रखे हैं 70,000 के भाव में। 70,000 पे 2 लॉट आपने लिया है? डबल सेवन के भाव में, डबल 70। 77,000 पे 2 लॉट आपने लिया। ओह, दाम काफ़ी नीचे आ गए। हाँ, काफी नीचे आ गया। माल्या जी, क्या किया जाए अभी? आइडियली एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज सिल्वर काफी वोलेटाइल कमोडिटी है। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से काफी अच्छी गिरावट हुई है सिल्वर में भी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको अक्यूमुलेट कर लेना चाहिए वापस। इनका वैल्यू एवरेजिंग काफी अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप 70,000 रहेगा। ऊपर में 71,900 तक के टारगेट्स वापस उम्मीद कर सकते हैं। अमरीत जैन है हमारे साथ, नेक्स्ट कॉलर जोधपुर से। पूछिए जैन साहब।
जैन साहब आप सुन रहे हैं? बार बार अपडेट आ रहा है, उस वजह से फ्लक्चुएशन आ रहा है, इससे क्या चक्कर है सर? नहीं, सवाल दोहराएं अपना, क्या कह रहे हैं? मौसम के बार बार फ्लक्चुएशन से आ रहा है, मौसम का फ्लक्चुएशन आ रहा है बार बार रिपोर्ट आने से गुरुवार में फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या है सर? नीचे में क्या डालते हो आप? अच्छा, अब इसका जवाब क्या, मतलब आप कह रहे हैं कि मौसम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ग्वार ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखिए जैसी रिपोर्ट आएगी उसका इम्पैक्ट उसी तरह से होगा। मनोज जी, इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उनका कहना है कि जो वॉलेटिलिटी आ रही है, जिस तरह से मौसम के अपडेट्स आ रहे हैं, तो नीचे में कहां तक जा सकता है ऐसा उनको जानना है। तो नीचे में मेरा मानना है कि मैक्सिमम डाउनसाइड जो ग्वारसीड में वो 5080 तक लगती है, उसके नीचे नहीं जाएगी। निचले स्तरों पर फिर यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ अपसाइड भी अभी जो है लिमिटेड है। जब तक यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से क्लियरिटी नहीं आती है कि एल नीनो रहेगा आने वाले समय में, और जो बारिश है उसमें अगर कमी के अनुमान आते हैं, तो फिर एक तेजी यहाँ पे 6000 से 6200 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी ऊपर में यहाँ 5580 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को ओके, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।